हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। और जियोमॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी हम लोगों ने कई टॉपिक को कवर कर लिया है। उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंडफॉर्म। और चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म, यानी नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो आइए देखते हैं कि नदी के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्मित की जाती हैं। फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी में क्या कर देखते हैं हम लोग जो भी जो नाफ वाटर होता है यानी नदी होती है उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नदी क्या होता है, ठीक है, नदी जो होती है वो क्या होती है, जब जो आपका जल होता है, ठीक है, जल जब ऊंचाई से जो है ढाल के सहारे जो है ऊंचाई से ढाल के सहारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रवाहित होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। ठीक है, रिवर मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करती है: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। यानी वो अपर्दन का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद उस जो भी अपर्दन के दौरान उसको मलबा मिलता है, ठीक है, उसको क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, और उसके बाद क्या करती है, लास्ट में डिपोजिट कर देती है यानी जमा कर देती है। ठीक है, तो इसी को नदी का तिरपथ कार कहते हैं। कौन सा कार कहते हैं, तिरपथ कार कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको जानना है कि जो नदी होती है वो क्या करती है, इरोजन करती है। इरोजन के बाद क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है यानी परिवहन करती है। परिवहन करने के बाद डिपोजिशन का कार्य करती है, निक्षेप का कार्य करती है। इन क्या होता है, इरोजन। तो आइए देखते हैं कि नदी इरोजन कैसे करती है। ठीक है, ये 2 तरीके से इरोजन करती है। एक केमिकल यानी रसायन के द्वारा इरोजन करती है, रसायन के द्वारा इरोजन करती है। और दूसरा क्या है, मैकेनिकल यानी यांत्रिक कार्यों के द्वारा क्या करती है, इरोजन करती है। ठीक है, किसके द्वारा करती है, रासायनिक के द्वारा और दूसरा यांत्रिक के द्वारा। रासायनिक द्वारा जो इरोजन करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। इसको हिंदी में बोलते हैं संक्षारण या घोलीकरण। आपको पता होगा कि जब जो रिवर है क्या है, उसके पास जल है। ठीक है, जल क्या है, H2O, यानी ये जो जल है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यानी ये क्या करता है कि किसी भी चीज को अपने अंदर घुलाने की क्या रखता है, शक्ति रखता है। तो जब नदी प्रवाहित होती है, क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो इसके साथ जो भी चट्टानें इसके संपर्क में आती हैं तो जल क्या करता है, ठीक है, जल यानी जो H2O है, H2O में जब कहीं से भी जो इसको CO2 मिल जाता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो जल क्या हो जाता है, काफी एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और घोलक का कार्य करने लगता है, यानी किसी भी चीज को घुला देने की शक्ति रखता है। तो CO2 युक्त जब जल किसी भी चट्टान पे पड़ता है तो चट्टानें क्या करते हैं, जल को सोख लेती हैं। और ये जल क्या करता है, जो भी चट्टानों के आंतरिक भागों में जो खनिज होता है उसको बाहर निकाल देता है, और चट्टानों के जो बंधन होते हैं जिससे मजबूती से बंधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार नदी क्या करती है, उसको इरोड करने लगती है यानी अपरदित करने लगती है। तो जो ये प्रोसेस होता है उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, रसायन के अंतर्गत रखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन यानी संक्षारण या घोलीकरण। दूसरा ये देखते हैं मैकेनिकल में पहला क्या है आपका, एब्रेजन। ठीक है, या इसको एब्रेशन बोले या बोले एब्रेजन। ठीक है, एब्रेजन में क्या होता है, एब्रेजन में बेसिकली क्या होता है कि अब इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में इसको बोलते हैं अपघर्षण। क्या बोलते हैं, अपघर्षण। ठीक है, जब नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर को लेकर चलती है। और जब ये कंकड़ पत्थर लेकर चलती है तो इसके रास्ते में जो भी चट्टानें पड़ती हैं उस पे क्या करती है, ये चोट मारती है। एक खुद जल तो चोट मारता ही है, साथ ही साथ जो इसके साथ कंकड़ पत्थर चलते हैं वो भी इसको क्या करते हैं, चोट मारते हैं। तो नदी की शक्ति और क्या हो जाती है, अपर्दनात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपघर्षण। दूसरा है आपका एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब होता है सन्नी घर्षण। क्या बोलते हैं, सन्नी घर्षण। ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, सन्नी घर्षण। एट्रीशन में क्या होता है कि जब नदी चलती है तो उसके साथ बहुत सारे बड़े और छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो
जब वो नदी उसको क्या करती है, बहा कर ले जाती है। बहा कर ले जाते समय जो आपस में बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े और छोटे, वो आपस में टकराते रहते हैं एक दूसरे से। टकराते टकराते क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, एट्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीशन बोलते हैं। और एक क्या है आपका, हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन में क्या होता है कि नदी के साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं, वो ऐसे लटक के चलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन। तो इतना आपको याद रखना है, केमिकल में कौन कौन से शामिल होते हैं और मैकेनिकल में कौन कौन से शामिल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, आपको देखना है, जो रिवर की वेलोसिटी होती है और जो इसका इरोजन होता है, इन दोनों में क्या होता है, आपस में संबंध होता है। इस संबंध को आपको याद रखना है। यानी जो रिवर की वेलोसिटी है, ठीक है, और जो इसकी इरोजन पावर है, अपरदन क्षमता है, उसमें एक संबंध होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, ये देखा गया कि जो रिवर का वेग है, इसको यह 2 गुना कर दिया जाए, यानी इसको क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो रिवर की अपरदन की शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। कितनी, 4 टाइम्स ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये संबंध, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाएगा तो उसकी जो अपरदन शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे एक विद्वान है गिलबर्ट महोदय, ठीक है। गिलबर्ट महोदय ने क्या किया कि नदी की जो वेलोसिटी है और जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, यानी परिवहन है, उसमें इन्होंने क्या दिया, एक संबंध स्थापित किया और इन्होंने छठी शक्ति का सिद्धांत दिया। किस शक्ति का सिद्धांत दिया, छठी शक्ति का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि रिवर की वेलोसिटी को क्या करेंगे, यदि 2 गुना आप बढ़ाओगे तो जो इसका ट्रांसपोर्टेशन जो दर है, यानी परिवहन की जो इसकी क्षमता है, वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 2 के पावर 6 टाइम बढ़ जाएगी। 2 के पावर 6 टाइम, यानी 2 के पावर 6 करोगे तो कितना होगा, 44। यानी नदी के वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी परिवहन शक्ति कितना गुना, 64 टाइम्स बढ़ जाएगी। कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 64 टाइम बढ़ जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, ये दिया था गिलबर्ट महोदय ने नदी के वेग और उसकी ट्रांसपोर्टेशन दर में। यानी नदी का वेग इन्होंने कहा दुगना कर दोगे तो उसकी जो परिवहन दर है वो कितना बढ़ जाएगी, 2 की पावर 6 यानी 64 गुना बढ़ जाएगी। इतना बात आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। देखते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म, यानी नदी के द्वारा जो निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं, ठीक है। अभी आपने देखा कि नदी अपरदन करती है और क्या करती है, परिवहन करती है, बाद में क्या करती है, निक्षेप करती है। तो नदी के अपरदन के समय कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं और जब उसको परिवहन कर कहीं पर डिपॉजिट करती है तो निक्षेप के कारण भी कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं। उसी में से आपको जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं उसको याद रखना है, क्योंकि यूजीसी के नेट एग्जाम में इस बार कम से कम 3-4 स्थलाकृतियां जरूर पूछा जाएगा। लेकिन ये केवल इस तरह नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इसमें नदी के द्वारा हो गया, आपके पवन के द्वारा हो गया, ग्लेशियर के द्वारा हो गया, इसमें से क्या होगा, 3-4 स्थलाकृतियों के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा अपरदनात्मक है यानी इरोजनल है या कौन सा डिपोजिशनल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। पहला है आपका, पहले हम पढ़ते हैं बी से बैली को, ठीक है, कि बी से बैली क्या होती है। होता क्या है, जब नदी अपने किसी स्टेज में, यूथ स्टेज में होती है तो वो क्या करती है, वर्टिकल इरोजन ज्यादा करती है, वर्टिकल इरोजन ज्यादा करती है, ठीक है। जब नदी अपने किस स्टेज में होती है, यूथ स्टेज में होती है, तो वर्टिकल इरोजन करते करते क्या होता है कि नदी में इस तरह की स्थलाकृति यानी वी आकार की स्थलाकृति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिनके दोनों काफी तीव्र खड़े होते हैं, अवतल ढाल वाले होते हैं, ठीक है। और इस तरह की स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, बी से बैली। ये कब होता है, नदी जब अपने यूथ स्टेज में होती है, क्योंकि यूथ स्टेज में नदियां क्या करती हैं, वर्टिकल इरोजन ज्यादा करती हैं, ठीक है। तो ये जो बी शेप की बैली का, इसी को बोलते हैं शेप बैली, ठीक है। पुनः बी शेप बैली को देखा गया तो इसमें एक बनता है गार्ज और एक बनता है आपका क्या बनता है, कैनियन। होता क्या है कि जो बी शेप बैली है, ठीक है, ये जो बी शेप बैली है, कभी कभी क्या होता है कि जो इसका निचला हिस्सा होता है वो बहुत ही सकरा होता है। क्या होता है,
काफी सकरा होता है, यानी आपको अगर खड़ा कर दिया जाए यहाँ पर, यहाँ से आप खड़ा होकर अगर यहाँ अगर नीचे देखेंगे तो इसमें बहने वाली जो नदी है वो एक पतली रेखा के रूप में दिखाई देगी। किस रूप में दिखाई देगी? बहुत पतली रेखा के रूप में दिखाई देगी। तो इस स्थलाकृति को बोलते हैं गार्ज। और गार्ज के विस्तृत रूप को, यानी ये अगर ऐसे हो जाए यानी इसके विस्तृत रूप को क्या बोलते हैं? कैनियन बोलते हैं। जैसे यूएसए में क्या है? ग्रैंड कैनियन, वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है किसका? कैनियन का। तो अभी आपने समझा बी आकार क्या होता है, बी आकार की वैली कैसे बनती है, किस स्टेज में बनती है, भी याद रखना है। गार्ज क्या होता है और कैनियन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट होल्स की। पार्ट होल्स क्या होते हैं? पार्ट होल्स को पार्ट होल्स के नाम से ही जानिए। पार्ट होल्स बेसिकली क्या होता है? जब नदी जब फ्लो करती है तो उसके साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो कंकड़ पत्थर क्या करते हैं, जब कहीं पर भी नदी के जो रिवर, ये रिवर बह रही है, ठीक है, ये रिवर का बेड है, यानी रिवर की तली है, ठीक है। तो इसमें जो कंकड़ पत्थर इसके साथ चल रहे हैं पानी में, अगर ये कहीं फंस जाते हैं तो ये पानी में पानी इनको क्या करता है? बाहर निकालने के लिए काफी इस पे प्रेशर डालता है और ये इसी में अपरदन करते रहते हैं। यानी एक तरीके से जो इसके साथ कंकड़ पत्थर होते हैं वो ड्रिलिंग एजेंट का काम करते हैं। ड्रिल का क्या काम है? होल करना। तो ये कंकड़ पत्थर क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े होल कर देते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये कहां पर बनते हैं? रिवर के बेड्स में बनते हैं। ये कब दिखाई देंगे? जब रिवर में जल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देंगे। ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि हम आप जैसे इसमें क्या हो जाएंगे? आराम से फिट हो जाएंगे। तो बेसिकली पार्ट होल्स कैसे बनता है अभी आपने देखा, और ये भी नदी के यूथ स्टेज में ही बनता है, ठीक है। क्योंकि यूथ स्टेज में क्या होता है कि नदी के पास वेग भी बहुत होता है, ठीक है। क्योंकि नदी के पास वेग होता है, वेग होने के कारण उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, वेग जो होता है और साथ ही साथ स्लोप होता है, ठीक है। क्या स्लोप होता है? जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है, क्योंकि स्लोप बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी नदी की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं वाटरफॉल एंड रैपिड, यानी जलप्रपात क्या होते हैं और रैपिड क्या होते हैं। बेसिकली होता क्या है? जब कहीं पर भी चट्टाने ऐसे क्षैतिज अवस्था में पाई जाती हैं, इस तरीके से चट्टाने पाई जाती हैं, यानी यहाँ पर पहले हार्ड रॉक्स है, उसके बाद सॉफ्ट, फिर हार्ड, फिर सॉफ्ट। तो जब नदी ऐसे प्रवाहित होती है तो हार्ड रॉक को तो नहीं काट पाती है, लेकिन सॉफ्ट जो रॉक होता है, यानी जो मुलायम चट्टान होती है, उसको काट देती हैं। तो इस तरीके से नदी प्रवाहित होने लगती है। तो देखने पर ये क्या लगता है? काफी खूबसूरत लगता है। और जो इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? वाटरफॉल्स। ऐसे भी बन सकता है, या जब रिवर, ठीक है, रिवर इस तरीके से जो चट्टाने होती हैं, यानी ऊर्ध्वाधर रूप में जब क्या होती हैं? सॉफ्ट और हार्ड होती हैं, और इसके ऊपर से जो प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। जो रैपिड्स होते हैं ये वाटरफॉल से थोड़े क्या होते हैं? छोटे होते हैं। बाकी बनने का प्रोसेस दोनों में क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल बेंच, यानी संरचनात्मक सोपान। क्या देखते हैं? संरचनात्मक सोपान, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। होता क्या है कि जब कहीं पर चट्टाने, ठीक है, क्षैतिज अवस्था में इस ऊर्ध्वाधर रूप में कहीं पर क्या होंगी? कठोर होंगी, कहीं पर सॉफ्ट होंगी, फिर कहीं पर कठोर होंगी, ठीक है। इस तरीके से रहेंगे कि यहाँ पर हार्ड है, फिर सॉफ्ट है, फिर हार्ड है, और उसके बाद सॉफ्ट है। तो रिवर क्या करता है? जब ऐसे फ्लो करता है तो इनका जो अपरदन हार्ड रॉक की कुछ दूसरी दर से करेगा, सॉफ्ट रॉक की कुछ दूसरी दर से करेगा, यानी जो अपरदन करने का दर है वो अलग अलग चट्टानों में अलग अलग हो जाएगा। यानी उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इरोजन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इरोजन। यानी सॉफ्ट रॉक को अलग दर से काटेगी और हार्ड रॉक को अलग दर से काटेगी, जिससे क्या होगा? इस तरीके से एक स्थलाकृति का निर्माण, उसी को बोलते हैं संरचनात्मक सोपान। यानी संरचनात्मक सोपान बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका है? चट्टानों के सॉफ्ट और हार्ड होने पर निर्भर करता है। एक होता है आपका रिवर टेरेस। क्या होता है? रिवर टेरेस। इसको हिंदी में बोलते हैं नदी वेदिका, ठीक है। बेसिकली नदी वेदिका क्या होती है? नदी वेदिका और ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, बस अंतर ये होता है
कि यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चरल बेंच होता है उसके बनने में सॉफ्ट और हार्ड रॉक का क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन जो रिवर है ये रिजुविनेशन का उदाहरण है, नदी के पुनर्जीवन का उदाहरण है। ठीक है, पुनर्जीवन एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, हम लोग इसको आगे देखेंगे तो उसमें बताएंगे पुनर्जीवन क्या होता है और पुनर्जीवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां क्या होती हैं। होता क्या है कि मान लीजिए, ठीक है, कि नदी कहाँ पहुंच गई है, नदी पहुंच गई है अपने मैदानी भाग में। ठीक है, मैदानी भाग में पहुंच गई है। मैदानी भाग में पहुंचने के बाद अचानक से इसमें क्या हो जाता है, उत्थान हो जाता है स्थल रूप में। ठीक है, उत्थान हो जाता है तो होगा क्या कि जो नदी आपकी सेकंड या थर्ड स्टेज में थी पुनः वो फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाती है। क्या हो जाती है, फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाती है। तो मान लीजिए पहले नदी यहां से बहती थी, ठीक है, यहां से बहती थी, अब वो यहां से बहने लगेगी। जब इसमें उत्थान हो जाएगा, पुनः उत्थान होगा तो ये यहां से बहने लगेगी। इस प्रकार क्या है कि एक स्थलाकृति का निर्माण हो जाएगा जिसमें आप देखने पर आपको ये लगेगा कि कोई रिवर पहले यहां से बह रही थी, बाद में यहां बहने लगी, फिर यहां से बहने लगी और अंत में यहां से बह रही है। यानी इस तरह से जब स्थलाकृति का निर्माण होगा तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर टेरेस यानी नदी वेदिका। ये भी क्या है, आपका एक अपरदनात्मक स्थल रूप है। ठीक है, एक होता है आपका मियांडर, यानी इसको क्या बोलते हैं, बिसर। क्या बोलते हैं, बिसर। ठीक है, मियांडर बेसिकली एशिया में नदी है, उसी नदी के नाम से इस स्थलाकृति का नाम लिया गया है। ठीक है, मियांडर कब बनता है, ये नदी के सेकंड स्टेज में बनता है। ठीक है, यानी मैच्योर स्टेज में बनता है। ठीक है, किस स्टेज में, मैच्योर स्टेज यानी प्रौढ़ावस्था में बनता है। होता क्या है कि जब नदी प्रौढ़ावस्था में पहुंचती है तो इसकी वर्टिकल इरोजन ना करके कौन सा इरोजन करती है, लैटरल इरोजन यानी पार्श्विक अपरदन करती है। पार्श्विक अपरदन करते समय क्या होता है, जब नदियां मैदानी भागों पर प्रवेश करती हैं तो कुछ इस तरह से चलने लगती हैं। ठीक है, दाएं बाएं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नदी कुछ इस तरीके से चलना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से चलने से जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, मियांडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियांडर। होता क्या है, कभी कभी देखिए मियांडर में इस तरह के मोड़ बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, मोड़ बने हुए हैं। होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, ये मियांडर होते हैं यहाँ से कट नदी से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग। जैसे ये देखिए, ये पहले नदी से जुड़ा रहा होगा, बाद में किसी कारणवश ये क्या हो गया, इससे अलग हो गया। तो इस तरह से एक लेक का निर्माण हो गया जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। ये भी आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, और एक स्थल महत्वपूर्ण स्थलाकृति है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन भी क्या है, ठीक है, ये नदी के अपरदन के द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण क्या है, मैदान है। ठीक है, तो इतने आपको याद रखने हैं कि ये क्या है, नदी के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं। अब आइए देखते हैं नदी के द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखते हैं हम लोग। नदी पहले क्या करती है, अपरदन करती है, उसके बाद उसको परिवहन करती है। और जब वो मैदानी भागों में पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि उसके पास इतना लोड हो जाता है कि उसे बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाती है और उसको क्या कर देती है, वहीं पर निक्षेप कर देती है। मान लीजिए पर्वत है, पर्वत पे जैसे नदियां उतरेंगी वैसे निक्षेप करना क्या करेंगी, स्टार्ट कर देंगी, जो भी उसके पास लोड होगा। क्योंकि पर्वत से जब नदियां नीचे आ जाएंगी तो इसका क्या होगा, स्लोप कम हो जाएगा। स्लोप कम होने से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने से इसका वेग कम हो जाएगा, जिसके कारण इसके पास जो भी लोड रहेगा वो उसको क्या करना स्टार्ट कर देगी, उसको निक्षेप करना स्टार्ट कर देगी। तो चलिए पहला महत्वपूर्ण जो आपका निक्षेपण है, एलुवियल फैंस एंड कोन्स, यानी जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। होता क्या है कि जब नदियां पर्वतीय भागों से नीचे उतरती हैं तो जो पर्वतीय भागों का फुट हिल होता है, यानी जो पर्वतीय भागों का जो पदीय क्षेत्र होता है, पर्वत पदीय क्षेत्र को बोलते हैं, जो इसका फुट हिल्स होता है, यहीं पर नदियां क्या होती हैं, गिरती हैं। तो इसके साथ जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं वो इसके फुट हिल्स पे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट्स हो जाते हैं। और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये इसके आउटर में आके ऐसे ऐसे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। यानी जो महीन युक्त कण होते हैं जिसको हम गाद बोलते हैं, वो इससे दूर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और जो बड़े बड़े कण होते हैं यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। और इस तरह से बेसिकली स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख बोलते हैं। ठीक है, और जलोढ़ शंकु बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जलोढ़ पंख क्या है, एक नदी के द्वारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है।
आगे देखते हैं नेचुरल लेबी यानी प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध जो है एक विचित्र प्रकार की स्थलाकृति है, क्योंकि ये सभी नदियों के साथ नहीं पाया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि जब रिवर अपने वैली होती है उनकी, उससे प्रवाहित होती रहती हैं तो इरोजन करती हैं, इरोजन करने के साथ साथ डिपोजिशन का भी कार्य करती हैं। तो जो अपने किनारे किनारे वाले भाग पे ये डिपोजिशन करते रहती हैं, करते करते क्या होता है, हजारों साल में इसके किनारे बहुत ऊंचे ऊंचे क्या बन जाते हैं, तटबंध बन जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तटबंध, क्योंकि ये मानव के द्वारा निर्मित बांध नहीं है, बल्कि नदी के द्वारा या प्रकृति के द्वारा निर्मित बांध होते हैं। ठीक है, जब यही बांध टूटता है तो इसके जो आसपास एरिया में काफी क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल लिया जाए तो जो चीन का शोक कहा जाता है हुआंगहो, ठीक है, तो वो इसी के कारण वहां पर क्या आता है, बहुत सारा फ्लड आ जाता है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है डेल्टा। ठीक है, क्या है, डेल्टा। डेल्टा शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था या इसकी खोज की थी वो किसने की थी, हेरोडोटस नाम के बहुत बड़े विद्वान है, जिन्हें हम इतिहास का पिता भी कहते हैं, और भूगोल में भी इनका काफी क्या है, योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि भूगोल को क्या किस तरीके से इतिहास की तरह और इतिहास को भूगोल की तरह क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, डेल्टा के बारे में इन्होंने बताया था, नील नदी का डेल्टा इन्होंने ही देखा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि डेल्टा कैसे होता है। ठीक है, होता क्या है कि जब नदियां कहाँ प्रवेश करती हैं, सागर में प्रवेश करना होता है, तो जो इनके नदियों का मुहाना है, ठीक है, इस मुहाने पर क्या होता है, जो भी इनके साथ अवसाद क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और कुछ इस तरीके की क्या बनती हैं, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसे हेरोडोटस महोदय ने क्या बोला था, डेल्टा बोला था। तब से इसको किस नाम से जाना गया, डेल्टा के नाम से जाना गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जो अवसाद जमा होता है, कभी क्या होता है, उन अवसादों में सागरीय लहरें काट छांट करती रहती हैं। कभी कभी क्या होता है कि अवसाद कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है, तो उससे जो आकृति है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, इसी आधार पर जो डेल्टा के प्रकार है वो कई प्रकार के हैं। तो आइए कुछ हम डेल्टा के प्रकार को देख लेते हैं। एक होता है आपका आर्क्वेट, होता है आर्क्वेट डेल्टा, यानी चाप के आकार का डेल्टा। ठीक है, कुछ इस आकार का डेल्टा। ठीक है, इस आकार का डेल्टा। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर डिपोजिशन ज्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है, इसलिए इस स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो चापाकार डेल्टा कौन कौन से हैं, इसमें पहला है नील नदी का डेल्टा, ये भी चापाकार यानी आर्क्वेट डेल्टा का उदाहरण है। दूसरा डेल्टा, ठीक है, तीसरा है सिंधु, चौथा है हुआंगहो, पांचवा है पो रिवर, वोल्गा रिवर। यानी जो इतने रिवर आपको बताए गए हैं ये किस प्रकार के डेल्टा के उदाहरण है, ये आर्क्वेट डेल्टा के उदाहरण है। किस प्रकार के डेल्टा, आर्क्वेट डेल्टा। अगला है एक विशेष प्रकार का डेल्टा है बर्ड फुट डेल्टा, यानी पक्षी पाद या पक्षी के पैर जैसा डेल्टा। ये इसमें एक रिवर है मात्र मिसिसिपी रिवर, जो इस बर्ड फुट डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, एक होता है आपका एस्चुराइन डेल्टा, या इसको एस्चुरी बोला जाए तो ज्यादा सटीक होगा। ठीक है, बेसिकली है क्या कि जब नदियां सागर में प्रवेश करती हैं तो अगर उनका स्लोप बहुत कम है नदियों का सागर के मुहाने पर, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा सागर के मुहाने पर डिपोजिशन हो जाता है, डेल्टा बन जाता है। लेकिन अगर इनका स्लोप बहुत ज्यादा होता है तो जो भी इनके पास मलबा रहता है जाता है सागरों में चला जाता है। इससे क्या होता है कि डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। जैसे भारत में बात किया जाए तो नर्मदा, तापी, ठीक है, एक नदी यूरोप में बहती है एल्ब, ओडर और हडसन। हडसन कहाँ है, न्यूयॉर्क यानी नॉर्थ अमेरिका में, और ये जो ओडर है और ये सब कहां पर है, यूरोप में है। तो ये जो नदियां बताई गई हैं किसके उदाहरण है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का, या इसको ऐसे बोल सकते हो एस्चुराइन डेल्टा। ठीक है, एक विशेष प्रकार का डेल्टा होता है ट्रंकेटेड डेल्टा। तो ट्रंकेटेड डेल्टा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नदी आई और डेल्टा का क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। तो इस डेल्टा के फॉर्मेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन के बाद सागरीय लहरें उठती रहती हैं और इस डेल्टा में काट छांट करती रहती हैं, यानी काट कर बहा ले गई। तो जो भी अवशेष डेल्टा बचा उसको क्या बोलते हैं, ट्रंकेटेड डेल्टा। क्या बोलते हैं, ट्रंकेटेड डेल्टा। ठीक है, तो
ये आपके हो गए पूरे के पूरे फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी, यानी नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे जरूर इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत हैं। तो आज तक यही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।